हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस सेशन जहां पे हम टीएस ग्रेवाल को हम कवर कर रहे हैं। हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को हम करने वाले हैं, जिसमें कि ये हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, कुछ चीजें डिस्कस करी थी। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू पीपल दैट आई एम कवरिंग दिस बुक। ये टीएस ग्रेवाल का एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जो कि मेरे पास 2020 का एडिशन है। आप लोगों के पास यू मस्ट बी हैविंग 2024 का एडिशन, तो उसके बेस पे आप लोग देखोगे। तो ड्यूरिंग दिस होल सेशन आई वुड सजेस्ट दैट आप पूरे सेशन में अपने बुक को आप ओपन रखोगे, एंड जहां जहां पे कोई भी टॉपिक है जो कि छूट रहा है, तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करोगे, सो दैट मैं अकॉर्डिंगली उस टॉपिक को भी कवर कर लूँ। राइट, लेट मी ओपन द बुक फॉर मी। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, सो दैट हम रिकॉल करके हम अपने आगे इस सेशन में हम चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज एफएस। एफएस का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। चार चीजें हमने पढ़ी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चार चीजें आती है। वो चार चीजें क्या थे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल रिपोर्ट, मैंने ये भी बोला था दैट बहुत बार एमसीक्यूज में आपके एनुअल रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। मेनी ऑफ द टीचर्स आर लाइक कि नहीं, हम ये सारी चीजें, आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन मैंने हमेशा शुरू से बोला है दैट थ्योरेटिकल पोर्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन आप कवर नहीं कर रहे हो, तो फिर आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। ओके, इसके बाद हमने इसी के अंदर रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखा था, और भी चीजें पढ़ी थी। और उसके बाद हमने देखा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। मैंने ये भी बताया था दैट हमारा जो कंपनी का बैलेंस शीट होता है और जो हमारे दूसरे अदर फॉर्म्स होते हैं उनके बैलेंस शीट्स होते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है हमारा कंपनीज एक्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। कंपनीज एक्ट में मैंने ये भी बोला था दैट एमसीक्यू में आपका ये भी आएगा कि कंपनीज एक्ट जो है आपका, उसका ईयर क्या है। अगर आप सेक्शन याद नहीं कर रहे हो, स्केड्यूल याद नहीं कर रहे हो, तो नॉट अ बिग डील, कोई बात नहीं, बट अगेन ईयर याद कर लो कि किस ईयर में कंपनीज एक्ट को हमने इनेक्ट करा था इंडिया के अंदर। ओके, मूविंग अहेड, हमने ये पूरा फॉर्मेट में देखा था कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होते हैं, तो हमने इसे कवर करा था दैट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर हमारा पहला पोर्शन था शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था। शेयर कैपिटल पढ़ा था हमने, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड क्या होते हैं, इशूड क्या होते हैं, ऑथराइज्ड क्या होते हैं, नॉमिनल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कवर करी थी। ओके, ये तो सारा हमारा क्या था, शेयर कैपिटल के बारे में था, शेयर्स के बारे में था। जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड होता है, उसी के अंदर हमारी कुछ और भी चीजें होती है। वी आर कवरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ये हमारा चैप्टर का नाम है, एंड ये हमारा सेकंड लेक्चर है। टीएस ग्रेवाल को हम कवर कर रहे हैं। एंड ओके, चलो, आई होप इट्स विजिबल। तो वी हैव सेकंड टॉपिक, इसका नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। याद करो हमारा बैलेंस शीट किस तरीके से बनता था। ये हमारा पूरा बैलेंस शीट होता था, इस तरफ हमारा अमाउंट आता था, यहाँ पे सबसे ऊपर हम लिखते थे शेयर होल्डर्स फंड करके, इसका टाइटल हम देते थे, हेडिंग होता था। इसके अंदर हमारा सबसे पहले शेयर कैपिटल आता था, फिर उसके बाद हम रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते थे, एंड फिर सो ऑन करके हम लिखते थे। राइट, तो हमने ये वाला पूरा कवर कर लिया, शेयर कैपिटल। नाउ हम किसके ऊपर आ गए हैं, हम रिजर्व्स एंड कैपिटल के ऊपर आ गए हैं। सो व्हाट इज रिजर्व्स एंड कैपिटल, क्लास 11th और 12th में पढ़ा था हमने, बट फिर भी हम एक ब्रीफिंग ले लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली में रिजर्व्स क्या होते हैं। तो रिजर्व्स मीन अमाउंट सेट असाइड out of profits and surplus to meet future uncertainties, prospective losses or to strengthen financial position। क्या बोला मैंने कि रिजर्व्स क्या होते हैं, आपके प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, आप पूरे साल में जो भी आपका प्रॉफिट हुआ आपकी कंपनी का, आप उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकालते हो, आप साइड में रख देते हो। क्यों? सो दैट आगे आने वाला टाइम में जो भी आपके कोई भी अनसर्टेनिटीज आने वाले हैं, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गया, अचानक से कोई लाइबिलिटीज अराइज हो जाती है, या फिर तो लॉस हो गया, तो उस चीजों को आप कोप कर पाओ उसके लिए। और साथ में हमने लास्ट में ये भी देखा कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने का ये काम करता है। तो रिजर्व्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो आपका रिजर्व होता है वो आप किससे लेते हो, कहाँ से आप असाइड करते हो, कहाँ से आप निकाल करके रखते हो, तो दैट इज हम इसे सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड सरप्लसेस। ये आपके एमसीक्यू में अगेन ये चीज आ सकती है कि जो हमारा रिजर्व है वो हम किस पोर्शन से हम निकाल करके अपने लिए रखते हैं और क्यों रखते हैं, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड मेंटेनिंग रिजर्व्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनदर थिंग दैट सरप्लस। सरप्लस होता क्या है, जो कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर जो आपका बैलेंस लास्ट में बचता है, दैट इज सरप्लस। तो मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नॉट अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स रिजर्व्स एंड डिविडेंड। यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ओके,
सरप्लस क्या है? सरप्लस वो अमाउंट होता है, बैलेंस अमाउंट होता है किसका? तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। हमने अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था दैट बैलेंस शीट सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीजें होती है, उसमें से एक पोर्शन हमारा ये भी था कि दैट वो कंसिस्ट करता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका लास्ट में जो बैलेंस बचता है दैट इज सरप्लस, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। और सरप्लस अमाउंट क्या होता है? बेसिकली आप सरप्लस अमाउंट से ना आप किसी को आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो, दैट इज आपने सारे एक्सपेंसेस निकाल दिए, आपने सबको सब कुछ दे दिया है, सबके शेयर जा चुके हैं, अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप रखने वाले हो, दैट इज सरप्लस। यानी कि उसमें से अब आप और कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। उसके बाद है हमारे पास ये वाली चीज याद रखना, ये वाली चीज है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस इज शोन एज सिंगल अमाउंट ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट। अगर आप नोटिस करोगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट तो वहां पे आपको दिखेगा कि आपका फर्स्ट तो हमारा शेयर होल्डर था, सेकंड हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस थे, यानी कि इसके अंदर सारे रिजर्व्स आप डालोगे। और रिजर्व्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास सिर्फ एक रिजर्व होगा, रिजर्व्स एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, बहुत ही वास्ट वो एक टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे रिजर्व्स आते जाते हैं, तो आप ना सबको ऐड करते हो, जो आपका फाइनल अमाउंट आता है वो आप बैलेंस शीट के पेज पे यहाँ पे आप लिख देते हो। और इसकी डिटेलिंग्स हमें कहाँ पे मिलेगी? अगेन जो हमने बोला था एक्सप्लेनेटरी नोट का काम करता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स, वहीं पे आपको इसकी डिटेलिंग्स भी मिलेगी। इस लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है दैट रिजर्व्स एंड सरप्लस इज शोन अ सिंगल अमाउंट, यहाँ पे आपको एक अमाउंट देखने को मिलेगा, दैट इज फाइनल अमाउंट जो होगा वो देखने को मिलेगा ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट। अगेंस्ट किसके सामने? तो दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस के सामने। कहाँ पे आता है ये? शेयर होल्डर्स फंड जो हेडिंग है उसके अंदर हम लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस सेकंड नंबर पे। एंड इसकी जो डिटेलिंग्स होगी, डिटेल्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इज शोन ऑन नोट टू अकाउंट्स, ये वाली चीज याद रखने वाली है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं दैट शेड्यूल 3 अगेन याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद क्या करना है? याद करना है कि भाई जो आपका कंपनीज एक्ट है उसका ईयर क्या है, दैट इज 2013। हम इसको अभी फॉलो कर रहे हैं। तो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब करता है दी हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बी। इसके अंदर आप क्या क्या चीजें आप देखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर? मेनली आप जो अभी इस क्लास में आप देखने वाले हो, इस पूरे आप बुक में जो आप नोटिस करोगे वो होगा आपके पास कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, और भी कुछ और रिजर्व्स होते हैं, और लास्ट में आपके पास सरप्लस होता है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखोगे, बहुत ही एक जनरल टर्म है जो आप हमेशा इसे देखोगे। इसके अलावा भी और भी रिजर्व्स होते हैं जो कि अभी आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, जो कि रेलेवेंट भी नहीं है आपके क्लास के हिसाब से। तो हमने इसमें यही पढ़ा कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जो रिजर्व होता है वो आप प्रॉफिट में से आप निकाल करके रखते हो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और साथ में आने वाले कोई भी अचानक से कोई लॉस आ गया या फिर तो कोई अनसर्टेनिटी आ गया तो उस चीज को कोप करने के लिए। सेकंड हमने पढ़ा सरप्लस के बारे में। सरप्लस इज द अमाउंट जो कि बैलेंस हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बचता है, राइट। और वो अमाउंट हम किसी को भी एज अ डिविडेंड नहीं देते हैं, दैट इज द फाइनल अमाउंट। सबको अप्रोप्रिएट करने के बाद, सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो हमारे लिए सरप्लस होता है। इसी में हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारा रिजर्व्स और सरप्लस है, हम एक फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में लिखते हैं, और उसी का एक्सप्लेनेटरी नोट यानी कि डिटेलिंग्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें हमने कौन कौन से रिजर्व्स को ऐड करा है वो सारी डिटेलिंग्स हमें नोट्स टू अकाउंट्स में देखने को मिलती है। ये पढ़ा। एंड इसके अंदर जो जनरल टर्म्स हैं जो आप देखोगे थ्रू आउट द सेशन वो ये होगा कि कैपिटल रिजर्व, सीआरआर दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सरप्लस, ये सारी चीजें होंगी जो कि हम लेटर ऑन इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जो आपका थर्ड बुक है जिसमें कि हम शेयर्स और डिबेंचर्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं, उसमें ये सारे टर्म यूज होने वाले हैं, कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, डीआरआर, ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे वर्ड्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो सारे ही आपको वर्ड्स आपको थर्ड बुक में भी देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज कैपिटल रिजर्व। इसी का एक पोर्शन है दैट व्हाट इज कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व जो होता है ना वो हम कैपिटल प्रॉफिट में से निकालते हैं, क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं दैट एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, और साथ में रेवेन्यू भी दो तरीके के होते हैं, दैट इज एक कैपिटल नेचर का होता है और एक रेवेन्यू नेचर का होता है। रेवेन्यू विच इज डे टू डे लाइफ में जो आप अपने ऑपरेटिंग साइकिल में जो भी आप काम करते हो थ्रू आउट द बिजनेस, जो भी आपने जनरेट करा या फिर तो एक्सपेंस करा, दैट इज रेवेन्यू, जो नॉर्मली जो आपके बिजनेस में आपके फॉर्म में जो कि टेक प्लेस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कैपिटल नेचर का है जो कि आप नॉर्मली नहीं करते हो, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गए, वो आप हर महीने नहीं बेचने वाले हो, या फिर तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं, वो आप हर महीने नहीं खरीदने वाले हो, हम उसे कभी कभी खरीदते हैं, मंथ मंथ में, मंथ भी नहीं होता है वो तो, ईयर में आपने कभी खरीद लिया, 5-6 साल में आपने कभी खरीद लिया, दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर। तो वैसा रिजर्व जो कि आप कैपिटल प्रॉफिट में से निकाल करके रखे हुए हो दैट इज कैपिटल नेचर। इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, और 1 मार्क के क्वेश्चन में आ भी सकता है या फिर तो आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजेक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर। वैसे ट्रांजेक्शंस जो कि कैपिटल नेचर के होते हैं, हम उनमें से जो प्रॉफिट निकाल के रख देते हैं ना उसको हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। इसको ये जो होते हैं ये नॉट
अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स। अगेन सेम, हम रिजर्व्स को हम क्यों ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को? डिविड एज अ डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं ना, हम क्यों डिविडेंड देंगे अपने सरप्लस में से या फिर तो अपने रिजर्व्स में से? नेक्स्ट इसी का एग्जांपल आगे दे रखा है दैट कैपिटल रिजर्व्स के एग्जांपल्स क्या है, तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, अभी मैंने बताया, अभी जस्ट मैंने बताया कि फिक्स्ड एसेट्स को आप बेचते हो, दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर का होता है वो। और कैपिटल नेचर का हो गया तो कैपिटल नेचर के जो भी आपके प्रॉफिट और गेन्स होते हैं उनमें से आपने कोई प्रॉफिट को आपने साइड में आपने कोई अमाउंट को आपने सेट असाइड कर दिया और उसका रिजर्व बना दिया, दैट इज कैपिटल रिजर्व। और दूसरा है आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, इन्वेस्टमेंट से आपको बेचने पे जो आपको गेन मिला है वो भी हमारा कैपिटल नेचर का होता है। हर मंथ तो हम इन्वेस्ट करते नहीं है, हर मंथ हम इन्वेस्टमेंट को हम बेचते नहीं है, तो वो भी हमारे लिए कैपिटल नेचर का होता है। दूसरा है गेन ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, दिस इज समथिंग न्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दी फॉरफिटेड शेयर का मतलब क्या होता है। फॉरफिटेड शेयर्स होता है जिसको हमने जब्त कर लिया है, कोई शेयर होल्डर है वो पेमेंट नहीं कर रहा था, लेट्स से आपका शेयर जो था वो 10 रुपीज का था, उसने क्या करा, 1 रुपये आपने इसे बोला कि हम इस तरीके से लेंगे, पहले आप 1 रुपये दोगे, फिर आप 5 रुपये दोगे, फिर आप 4 रुपये दोगे। इसने आपको 1 रुपये दे दिया, आपने फाइव फाइव रुपीज के लिए आपने कॉल करा, बट ये पेमेंट कर ही नहीं रहा है। तो आपने क्या करा लास्ट में, आपने इसका पूरा 1 रुपये जो है वो आपने अपने पास रख लिया, रिटेन कर लिया, दैट इज आपने फॉरफीट कर लिया, जब्त कर लिया शेयर को। शेयर्स को जब हम जब्त कर लेते हैं फिर वापस उसको री इशू करते हैं, री इशू करने पे जो भी आपका प्रॉफिट आता है वो हमारा कहाँ जाता है, इस गेन को हम लेके जाते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व था। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वी हैव मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जो आपके शेयर वारंट्स होते हैं उसके अगेंस्ट में आपने कोई मनी को रिसीव करा है तो वो भी हम इसी के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर लिखते हैं क्या, हमारा बैलेंस शीट होता है, ये हमारा बैलेंस शीट है। अगेन फर्स्ट हमारा क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमारा हेडिंग। मैंने बोला था बैलेंस शीट जो होता है वो दो में आप डिवाइड करते हो, दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड द सेकंड वन इज एसेट्स, यही था। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आपका फर्स्ट जो आपका होता है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। ये अभी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम कुछ चीजों को मेंशन करते हैं, दैट इज शेयर कैपिटल। बी इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हमने अभी पूरा कवर कर लिया है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जो भी मेजर आपके जो भी रिजर्व्स होते हैं वो, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो था दैट इज कैपिटल रिजर्व क्या होता है, वो भी हमने कवर कर लिया। एंड द लास्ट वन, सी, लास्ट वन इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये इसके अंदर आता है। और फिर ये जो हमारा टोटल अमाउंट होता है फिर हम यहाँ लिखते हैं, राइट, इन तीनों को ऐड करके, ये और ये इन तीनों को ऐड करके हम साइड में कॉर्नर पे लिख देते हैं। तो थर्ड पोर्शन जो है हमारा दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये होता क्या है, शेयर वारंट्स गिव द होल्डर, इट्स नॉट ओकडर, इट्स होल्डर, एल होगा, होल्डर राइट्स टू अक्वायर इक्विटी शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड डेट एंड एट अ स्पेसिफाइड रेट। शेयर वारंट्स क्या होता है, ये जो भी आपका शेयर वारंट्स का जो होल्डर है ना उसको एक राइट देता है, राइट प्रोवाइड करता है कि एक टाइम होने के बाद, एक एक पीरियड बीत जाने के बाद वो क्या कर सकता है, वो उस पर्टिकुलर रेट के ऊपर, एक स्पेसिफाइड रेट के ऊपर अपने इस शेयर वारंट को किसमें ट्रांसफर कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी शेयर्स के अंदर, और उसके बाद वो शेयर होल्डर्स बन जाएगा। दैट्स वाई हम इसे शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम इस हेड के अंदर लिखते हैं। ये जो होता है ना ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। अभी जस्ट मैंने बोला कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फर्स्ट थिंग, तो जो कि आप इक्विटी शेयर्स में आप कन्वर्ट कर लेते हो, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ लेटर डेट। किसके ऊपर, एक स्पेसिफाइड टाइम बीतने के बाद और एक स्पेसिफाइड रेट के ऊपर। सिंस दीज आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, इसको आप इक्विटी शेयर्स के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो, इस वजह से हम इनको कहाँ मेंशन करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। ओके, नेक्स्ट वी हैव शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये कहाँ आता है, वापस से हम बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं, वापस से बैलेंस शीट के ऊपर चलेंगे। दिस इज द बैलेंस शीट ए बी। बैलेंस शीट को दो में डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये हर बार बैलेंस शीट बनाने का पर्पस क्या है, हर बार हम बैलेंस शीट बना रहे हैं हर एक टॉपिक को समझने के लिए, इससे क्या हो रहा है, हमारा खुद का रिवीजन हो रहा है, हम खुद बार बार समझ में आ रहा है कि अच्छा बैलेंस शीट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे फॉर कंपनी के लिए। बैलेंस शीट को हम दो में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वन इज हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, चलो इसे अच्छे से करते हैं। द सेकंड वन इज एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर हमारा पहला जो होता है वो है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में मैंने बोला कि सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल, बी इज रिजर्व्स एंड सरप्लस,
is money received against share warrants। यही था, अभी तक हमने यही कवर करा। सेकंड सेकंड में हमारा आ जाता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इस तरीके से वो हम समझते हैं इस टर्म को। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज अ लाइन आइटम इन बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। हमने क्या देखा, इसी के बाद ना आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज इस तरीके से आते हैं। तो ये जो आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है ना, ये आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज और आपके शेयर होल्डर्स फंड के बीच का एक आइटम है, जो कि ना कि पूरी तरीके से शेयर होल्डर फंड है और ना ही ये पूरी तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है। इस वजह से हमने इसे एक अलग कैटेगरी में ही डाल दिया। Amount received by company towards share application and against which the company will certainly allot shares is shown against share application money pending allotment। क्या बोला इन्होंने कि वैसा अमाउंट जो कि कंपनी ने रिसीव कर लिया है शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे, हमने इशू करा था शेयर, उस टाइम पे हमें पैसे आ गए, हमने अमाउंट को रिसीव कर लिया एप्लीकेशन के टाइम पे। अब कंपनी जो है उसे क्या करना है, उस वो अभी भी अलॉट नहीं की है, वो अभी अलॉट करना रहता है, विल सर्टेनली अलॉट शेयर्स, अभी अलॉट करना रह रहा है। तो वैसे अमाउंट को, वैसे शेयर्स को हम कहाँ शो करेंगे, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। दिस सिचुएशन विल अराइज ओनली व्हेन द अलॉटमेंट इज मेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट ऑफ द ईयर। ये सिचुएशन कब आएगी, जब आपका जो अलॉटमेंट है ना वो आप बैलेंस शीट डेट के बाद आप कर रहे हो, उसके बाद आप अलॉट कर रहे हो। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में हमने क्या पढ़ा, शेयर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट जो होता है वो हमारा शेयर कैपिटल, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों के बीच का एक आइटम होता है, जो कि ना कि पूरी तरीके से शेयर होल्डर्स फंड है और ना ही वो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, राइट। दूसरी चीज हमने पढ़ी है कि वैसा अमाउंट जो कि कंपनी ने रिसीव कर लिया है एप्लीकेशन मनी में ही और उसे अभी तक शेयर अलॉट नहीं करा है, तो वो सारे अमाउंट को हम इस वाले कैटेगरी में डाल देते हैं। नेक्स्ट, ये मेजर क्वेश्चन है दैट व्हेन इज शेयर एप्लीकेशन मनी इज करंट लाइबिलिटी। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड के बीच का अमाउंट होता है, अभी तक हमने अलॉट नहीं करा, ये बोला ना मैंने। द मोमेंट आप अलॉट कर दोगे ये शेयर, आपका बैलेंस शीट डेट आ गया, आपने अलॉट कर दिया, आपके अलॉटमेंट के बाद वो क्या हो गया, आपके लिए शेयर होल्डर्स हो गए। शेयर होल्डर्स हो गए तो वो शेयर कैपिटल में आप उसे ऐड कर दोगे। अब वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशन है, जब आपके शेयर एप्लीकेशन मनी जो है ना वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, शेयर होल्डर्स फंड नहीं बनी, जबकि क्या बन गई, वो करंट लाइबिलिटी बन गई। तो कौन कौन से सिचुएशन है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय द कंपनी एंड विच इज रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट्स। ये देखो, ऐसा शेयर, ऐसा पैसा जो कि कंपनी ने रिसीव किया है, कब, अपने एप्लीकेशन के टाइम पे, और उसको क्या करना रह रहा है, रिफंड करना बन रहा है आपका। अब आपको रिफंड करना है ये एप्लीकेंट्स को, अगेंस्ट विच शेयर्स विल नॉट बी अलॉटेड एज शोन एज अंडर। ऐसे शेयर जिसको आप अलॉट नहीं कर सकते हो, उन सबको आप करंट, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप शो करोगे। हमने क्या पढ़ा था लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आता है, सेकंड हमारा ये पेंडिंग मनी वाला आता है, थर्ड हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज आता है, और फिर फोर्थ वन इज करंट लाइबिलिटीज, ये पढ़ा था। पूरी तरीके से जिसको अलॉट कर दिए वो शेयर कैपिटल में आएगा, शेयर होल्डर्स फंड में आएगा, रिजर्व सरप्लस वगैरह भी उसी के अंदर आएंगे। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने ये बोला कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसका अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, वो अमाउंट हमारे सेकंड नंबर पे आएगा। यानी कि आप द मोमेंट आप उसे अलॉट कर दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड में। और अगर आप अलॉट नहीं करते हो तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा, उसको आपको वापस देना पड़ेगा। आपने क्या करा, आपने पैसे तो ले लिए शेयर होल्डर को, आपने उसे शेयर्स नहीं दिए, तो अब आप उसके पैसे तो वापस करो, ऐसा तो हो नहीं सकता आप शेयर भी ना दो और आप पैसे भी लेकर के रख लो, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करोगे, तो वो कंपनी उसे रिफंड करेगी उस एप्लीकेंट को उसके सारे पैसे, और जब तक वो उसे सारे पैसे रिफंड नहीं कर देती है तब तक हम उसे करंट लाइबिलिटीज की जैसे उसे ट्रीट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी बिकम्स रिफंडेबल इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कुछ सिचुएशंस नीचे दिए गए हैं, ये सारे सिचुएशंस है जिसमें हम हमें रिफंड करना पड़ता है एप्लीकेशन मनी को। कब, जब आपका जो इशू है ना वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए। कैसे, लेट्स से एबीसी लिमिटेड है, इसने इशू करा था 10,000 इक्विटी शेयर्स, इक्विटी रहने देते हैं, 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 करा था, 10 रुपीज करा था, कितने हो जाएंगे, 1 लाख। यानी कि 1 लाख शेयर्स इसे इसने इशू करा था। अब हमारे पास सब्सक्राइब कितने आए हैं, कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, 12,000 एट द रेट 10 रुपीज। हमने इनवाइट करा था 1 लाख का, आगे 1,20,000, हमें 1,20,000 की जरूरत नहीं है ना, तो हम इस 20,000 को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, दैट इज रिफंड।
तो इन सच केस जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ओवर सब्सक्राइब कर देते हैं लोग, तो उस केस में आपको लौटाना पड़ता है। तो उस केस में हम इस अमाउंट को एज अ करंट लाइबिलिटी हम ट्रीट करेंगे। सेकंड वी हैव व्हेन द इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट रिटेन्ड बाय द कंपनी टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल्स। या तो ऐसा हो जाए कि आप एक बार में जो अलग से जो आपका 20,000 एक्स्ट्रा आया है आप इसे एक बार में वापस कर दो, या फिर तो आप इसे इंस्टॉलमेंट में आप वापस करोगे। इंस्टॉलमेंट में करोगे तो भी हम इसे करंट लाइबिलिटी के जैसे ही ट्रीट करेंगे। ओके। थर्ड वन इज व्हेन द कंपनी रिसीव्स अमाउंट अगेंस्ट कॉल्स येट टू बी मेड। कंपनी ने उस अमाउंट को रिसीव कर लिया जो कि अभी तक उसने कॉल ही नहीं करा है। लेट्स से 10 रुपए ईच है ना हर शेयर। ऊपर बोला था मैंने, ऊपर वाले एग्जाम्पल में, कि 10 रुपए ईच है हमारा शेयर। कंपनी ने बोला कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप 1 रुपए दोगे, दैट इज एप्लीकेशन मनी में। सेकंड में आप 5 रुपए आप हमें दोगे, एंड द लास्ट वन विल बी 4, इस तरीके से। ठीक है। कोई ए था, कोई मिस्टर ए था, इसने क्या करा कि 1 रुपए दे दिया और कंपनी ने सिर्फ अभी तक 1 रुपए कॉल करा है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट इज कॉल्ड अप, इशूड, पेड अप, ये सारे शेयर्स क्या होते हैं ये सब मैंने बताया, तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेंगे। ओके। कंपनी ने कॉल्ड अप कितना करा है, 1 रुपए। लेकिन ये मिस्टर ए जो है ना, इन्होंने बोला कि भाई 1 रुपए भी लो और ये 5 रुपए भी लो, यानी कि ये जो 5 रुपए है मैं कैसे दे रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ। तो ऐसे पैसे, ऐसे कॉल्स जो कि कंपनी ने करे नहीं है बट वो पैसे उन्हें रिसीव हो गए हैं, तो उसे भी हम करंट लाइबिलिटीज के जैसे ट्रीट करेंगे। लास्ट वन इज द इन केस द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन बिकॉज द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट्स। लेट्स से एक लास्ट एग्जांपल, लेट्स से हमने 1 लाख के लिए इनवाइट करा था, बट हमें सिर्फ 50,000 ही सब्सक्रिप्शन मिला है, यानी कि हमें अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा। अभी ऊपर वाले केस में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, यहाँ पे अंडर सब्सक्राइब भी कर दिया। तो उस केस में आपका जितना भी शेयर एप्लीकेशन मनी है ना जो आपने रिसीव करा है वो आप रिफंड कर दोगे अपने एप्लीकेंट्स को। तो उस केस में भी आप इसे करंट लाइबिलिटी, जहां जहां पे आपको वापस देने हैं अपने शेयर होल्डर्स को, एप्लीकेंट्स को सॉरी, तो वहां वहां पे हम इसे करंट लाइबिलिटीज के जैसे ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव दिस, छोटा सा एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि क्लासिफाई द लाइबिलिटीज गिवन बिलो एज नॉन करंट। आपको बताना है कि कौन सा नॉन करंट लाइबिलिटीज है और कौन सा करंट लाइबिलिटीज है, क्लासिफाई करना है। ओके। इसमें आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है, सेकंड वी हैव एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट, ये आपके ऑपरेटिंग साइकिल का है और यहाँ पे आपको इतने मंथ में आपको पेमेंट करना है। ये सारी हमारे पास ट्रेड पेबल्स दे रखा है। 10 मंथ आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, पेमेंट आप 8 मंथ। मैंने बोला था जितने भी करंट लाइबिलिटीज होते हैं वो आप 12 मंथ से पहले पहले आप रीपे कर देते हो, दैट इज लेस देन 12 मंथ्स। 12 महीने से पहले पहले आप उन्हें रीपे कर दे रहे हो, दैट इज हमारा करंट लाइबिलिटीज है। और अगर वो 12 महीने से ज्यादा ले रहा है टाइम पीरियड तो वहां पे हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज है। यही पढ़ा था हमने क्लास 11 से, हम यही कवर करते आ रहे हैं। ओके। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है और आप 8 महीने में आप पेमेंट कर दे रहे हो, दैट इज 8 विच इज लेस देन 12। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, अगेन हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, हम पेमेंट 12 मंथ्स में कर रहे हैं। सेम, या तो 12 मंथ्स या फिर तो लेस देन 12 मंथ्स हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 10 मंथ्स का है एंड 15 मंथ्स में हम पेमेंट कर रहे हैं। 15 मंथ्स मोर देन 12 मंथ्स, जिसका मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज। यही। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग मंथ हमारा 18 है और आपका पेमेंट 15 मंथ्स का है, ये भी हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज है। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्यों, वाई? क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि 12 मंथ से पहले पहले हो गया है पेमेंट, तो फिर हम उस केस में हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज है, बट यहाँ तो 15 मंथ्स शो कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल आपका 18 महीने का है। 18 महीने से आप पहले आपने पेमेंट कर दिया है, आपका जो पूरा एनुअल जाएगा, आपका पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड जाएगा, उससे पहले आपने पेमेंट कर दिया है। आपके ऑपरेटिंग साइकिल से पहले पहले आपने पेमेंट कर दिया है, दैट इज आप इसको फिर करंट लाइबिलिटीज मानोगे। मैंने इसे नॉन करंट बोला था क्या? ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है हमारे लिए। जस्ट लाइक बस एक ये है हमारा, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 10 मंथ्स का है और पेमेंट हम 15 महीने में कर रहे हैं। ओके। लास्ट क्वेश्चन इज 18 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है और 24 मंथ्स में हम पेमेंट कर रहे हैं। अगेन नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्यों? आपका 18 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, मैंने बोला ऑपरेटिंग साइकिल जितने भी मंथ का है अगर उससे कम है आपका तो आप उसे करंट लाइबिलिटीज मानोगे, और अगर उससे ज्यादा है तो दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज मानोगे। दो कंडीशन है, या तो वो ऑपरेटिंग साइकिल से कम होना चाहिए या फिर तो वो 12 महीने से कम होना चाहिए, दैट इज इट। ओके। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम टी एस ग्रेवाल के बुक से। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस। दीज आर द क्वेश्चंस जो कि हम अभी अटेम्प्ट करेंगे। पेपर में इसी तरीके से आएंगे, हार्डली
2 to 3 मार्क्स कंटेन करते हैं ये। 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इसे कैटेगराइज करो, आप इसके हेड और सब हेड, हेड और सब हेड बताओ, एंड दैट इज इट। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको क्या बताना है, किस हेड में और सब हेड में आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का। डिवेंचर्स, डिवेंचर्स हमारे लिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के जैसे हम इसे ट्रीट करते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज है, हमें इन्हें रिटर्न करना पड़ता है, बट नॉट विद इन 12 मंथ्स। हम 12 मंथ से बाद में हम इससे वो करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमारे लिए रिजर्व एंड सरप्लस होता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये आएगा, और रिजर्व एंड सरप्लस हमारे लिए शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है। कैपिटल रिजर्व सेम, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में सब हेड है हमारे लिए, और शेयर होल्डर्स फंड हमारे लिए हेड है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, अभी जस्ट ये हमने एक टर्म पढ़ा था फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये भी हमारे अंदर जो भी शेयर से रिलेटेड है वो सारे हमारे शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल शोन बाय वे ऑफ एडिशन। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अभी ऊपर मैंने ये बोला कि जो आपका डिबेंचर्स होता है ना, वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, यही दैट इज मोर देन 12 मंथ्स होते हैं। बट अगेन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि दैट की करंट लाइबिलिटीज है, हाउ इज इट पॉसिबल। रीजन बीइंग कि यहाँ पे जिस डिवेंचर की बात हो रही है उसमें इंटरेस्ट ही लगाने की बात हो रही है। इसी डिवेंचर के ऊपर जब आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, या फिर तो आप पे करते हो, अक्रू होता है, या फिर तो एरियर होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज का काम करता है। क्योंकि आप इंटरेस्ट और डिविडेंड्स वगैरह जो होते हैं वो आप कैसे देते हो, आप ईयरली बेसिस पे आप देते हो। आप 12 महीने के अंदर अंदर आप हर साल आप पे कर रहे होते हो, तो ये हमारे लिए इंटरेस्ट जो है वो करंट लाइबिलिटीज का काम करता है। और डिवेंचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज आता के अंदर होता है। ट्रेड पेबल्स, एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, दैट इज ऑल्सो करंट लाइबिलिटीज। कस्टमर से आप पैसे ले रहे हो, आप अगर किसी को सामान बेच रहे हो तो आप 1 साल के अंदर अंदर आप वापस ले लेते हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज है। ट्रेड पेबल्स, एंड द लास्ट वन इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है। अदर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर हम इसको लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर्ड लोन्स। लोन्स की बात हो रही है, अगर सिक्योर्ड लोन्स होता सिर्फ, तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता ये, तो हम इसे नॉन करंट लाइबिलिटीज में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हुई है, इंटरेस्ट हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज होता है, इसे हम अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर लिखेंगे। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट आपका अक्रू हो गया, आपको मिलना है, दैट इज, सॉरी आपको पे करना है, करंट लाइबिलिटीज है, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं हम, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सेम, ऊपर वाले के जैसे, रिजर्व से सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, दैट इज लॉन्ग टर्म, साफ साफ बोल दिया है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। ऐसे ही करके और भी क्वेश्चन है नीचे, ये हम करेंगे, मतलब आप करोगे, सॉरी। एसेट्स हैं, एसेट्स जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो हम इसके ऊपर आएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लाइबिलिटीज की ही बची हुई है, ये वाली 12 वाली, ये वाली भी हम कर ही लेते हैं फिर एसेट्स है। आपको क्या करना है, हेड्स बताने हैं। ट्रेड पेबल्स हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज है, ट्रेड पेबल्स में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेस जो होते हैं वो करंट लाइबिलिटीज होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। सरप्लस जो होता है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस है ये। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस है आपके लिए, लॉस होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, लॉस को फाइनेंशियल, आप अपने अकाउंट्स में भी जानते हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के सारे स्टूडेंट जानते हैं दैट अगर आपका लॉस हो रहा है या फिर तो डेबिट बैलेंस है, तो आप इसे ब्रैकेट में आप रिप्रेजेंट करते हो। तो सेम यहाँ पे आप नेगेटिव अमाउंट लिखोगे, और रिजर्व और सरप्लस में आप लिखोगे कि आपके लिए लॉस, लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप दोनों ही आप रिजर्व एंड सरप्लस में आप उसे शो करोगे। सरप्लस आपका बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड कुछ नहीं मेंशन किया है, यानी कि ये क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, दैट इज प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट होगा तो विदाउट एनी ब्रैकेट पॉजिटिव अमाउंट होगा ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड। फिर हमारा प्रपोज डिविडेंड, नेक्स्ट वी हैव प्रपोज डिविडेंड, ये हमारे लिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है, एंड शोन इज नोट्स टू अकाउंट जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसको शो करते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट या फिर तो नोट्स टू अकाउंट्स में। नेक्स्ट वी हैव अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स, अनकॉल्ड लाइबिलिटी इज अ शेयर, इज अ कैपिटल कमिटमेंट एंड डिस्क्लोज्ड, सेम ये भी हम इन्फॉर्मेशन के लिए नोट्स टू अकाउंट में हम डिस्क्लोज करते हैं। दोनों को ही हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, सिर्फ आपके जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उन्हें पता चल पाए, बस हम उसके लिए हम इसे नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करते हैं। इसके बाद हमारे पास सारी जितनी भी हैं वो एसेट्स के ऊपर हैं, ये तो मिक्स्ड है, सेम, ठीक है। फॉर्मेट के ऊपर वापस से आ जाते हैं, एसेट्स को हम कवर करने वाले हैं, ये हमारा फॉर्मेट है। हमने किसे कवर किया है,
हमने इस वाले पोर्शन को पूरा कवर किया है। शेयर होल्डर से लेकर के शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तक हमने पूरा कवर किया है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज है, जिसके अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो कि 12 महीने से बाद के होते हैं, जिनको आपको 12 महीने के बाद आपको रीपे करने होते हैं, जो कि लंबे समय के लिए आपने जैसे बैंक से आपने लोन ले लिया, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले लिया, तो वो सारे ही हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जिसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, आपकी बुक में अलग से दे रखा है ये पूरा टॉपिक, हम इसको तब कवर करेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये भी अगेन अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात की है मैंने, मोर देन 12 मंथ्स है ये, मोर देन 12 मंथ्स है ये। सेम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर भी मोर देन 12 मंथ्स है ये भी 12 महीने से ज्यादा। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन इसके अंदर सारे ही ऐसे अमाउंट्स आते हैं जो कि 12 महीने के बाद आपको रीपे करना होता है, वापस करना होता है। नेक्स्ट वी हैव करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वैसी लाइबिलिटीज होती हैं जो कि आपको 12 महीने के पहले पहले आपको रीपे करना होता है, जो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आप उधार पे लेते हो चीजों को, जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गए, एक साल के लिए आपने कोई बोरो किया है किसी से अमाउंट। और भी दूसरे अदर करंट लाइबिलिटी जो हम पीछे देख करके आए, अदर करंट लाइबिलिटी जो क्वेश्चन हमने करा था उसमें है, वैसे लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारी चीजें चार चीज हमने पढ़ा है। दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर सिर्फ हम शेयर्स की बात करते हैं। सेकंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसके अंदर आपके पास पैसे तो आ गए हैं लेकिन आपने उसे अभी अलॉट नहीं करा, या तो आप उसे अलॉट करोगे या तो आप उसे रिजेक्ट करोगे। रिजेक्ट करोगे तो आपको रिफंड करना पड़ेगा, अगर आप रिफंड कर रहे हो तो आप उसे करंट लाइबिलिटीज में आप उसे शिफ्ट कर दोगे, राइट। और अगर आपने उसे अलॉट कर दिया तो आप शेयर कैपिटल में आप उसे जो मूव कर दोगे। सेकंड हो गया। थर्ड हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज है, वैसे ही कोई भी लाइबिलिटीज जो कि आपको 12 महीने के बाद पे करनी है, वापस करनी है, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। एंड करंट लाइबिलिटी जो कोई भी लाइबिलिटी जो कि आपको 12 महीने से पहले पहले खत्म करनी है, रीपे करनी है, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। हमने ये वाला पूरा पोर्शन हमने कवर कर लिया। सेकंड वी हैव एसेट्स। याद रखेंगे कि एसेट्स अगेन हमने दो में डिवाइड करा है। एसेट्स की बात हो रही है, अगेन हमने इसे दो में डिवाइड करा है। जस्ट लाइक लाइबिलिटीज, एसेट्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट, नॉन करंट एसेट्स, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। और सेकंड इज करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वैसे एसेट्स जो कि हमें बेनिफिट कब तक देते हैं, एक साल से ज्यादा के टाइम पीरियड तक हमें बेनिफिट देते हैं। और करंट एसेट्स जो कि हमें एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए हमें जो कि हमें एक साल से कम के लिए बेनिफिट देते हैं। ओके, नॉन करंट एसेट्स के अंदर हमने फिर से वापस से सब डिवाइड करा है। पहला हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, दैट इज टैंजिबल हो गया, इनटैंजिबल हो गया, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये चार चीजें आ गई हैं, इन चारों चीजों को याद कर लेंगे, यही आपका पूरा फॉर्मेट होने वाला है। सबसे ऊपर हम लिखेंगे वैसी चीजें जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो सारी टैंजिबल चीजों को हम लिखते हैं, जैसे हमारा प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। इनटैंजिबल एसेट जिसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, वो हमारे इंटेंजिबल एसेट से एग्जाम्पल है हमारा गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी आपकी बुक में अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी अलग से एक्सप्लेन किया है। जब हमारी बुक में हम उस पोर्शन पे आ जाएंगे तो हम इसको कवर करने वाले हैं। अभी के लिए एक बहुत ही ब्रीफली बता रही हूँ कि बैलेंस शीट में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और वो बैलेंस शीट कैसा दिखता है। नेक्स्ट वी हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वैसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि 12 महीने के बाद तक हमें बेनिफिट देने वाला है, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने किसी में इन्वेस्ट करा है और वो 5 साल के लिए, तो दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। सेम ऊपर हमने देखा था लाइबिलिटीज में हमारे लिए डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज था, नेट अमाउंट हम लिख रहे हैं। और सेम नीचे हम नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स लिख रहे हैं, ये भी हमारा नेट अमाउंट है। इसके ऊपर भी अलग से एक टॉपिक है। लॉन्ग टर्म लोन्स, कोई भी आपने लोन और एडवांस आपने किसी को दिया है लंबे समय के लिए, एक साल से ज्यादा के लिए, तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस कहलाएगा। और भी दूसरे नॉन करंट एसेट्स होते हैं, तो वो हम इसके अंदर लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमें पता है जो कि 12 महीने से कम के टाइम पीरियड के लिए हमें बेनिफिट देता है, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने 11 महीने के लिए या फिर तो एक साल के लिए आपने कोई करंट इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्ट करा हुआ है। सेकंड वी हैव इन्वेंट्रीज, जो कि आप अपने थ्रू आउट द बिजनेस, थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड आप इसे बेचते हो और सेल करते हो। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जिसको आप जो पैसे आपके पास आने होते हैं वो हम उसको एज अ एसेट हम उसको ट्रीट करते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश हो गया और कैश के जैसे जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, दैट कैश इक्विवेलेंस है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो 12 महीने से कम के लिए हमें बेनिफिट देगा, वो है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स। आपने किसी को एक साल के लिए लोन दिया हुआ है या फिर तो एडवांस दिया हुआ है। और लास्ट हमारे पास अदर करंट एसेट्स, कोई दूसरा अगर एसेट्स है तो वो हम इसके अंदर रखते हैं। चलो, इस फॉर्मेट के हिसाब से हमने दोनों ही पोर्शन को हमने कवर कर लिया, दैट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी और साथ में हमारा एसेट्स भी। वी आर गुड टू गो। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एसेट्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको क्लासिफिकेशन बतानी है एसेट्स की। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है, इसको हम कहाँ मूव करेंगे, इसको हम दिखाएंगे, शो करेंगे हमारे
नॉन करेंट एसेट्स में। लूज टूल्स नॉन करेंट एसेट्स, क्योंकि ये भी टैंजिबल होता है। गुडविल हमारे लिए इनटैंजिबल होता है। ट्रेडमार्क्स हमारे लिए इनटैंजिबल होता है। बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए करंट एसेट्स का काम करता है। डेटर्स हमारे लिए करंट एसेट्स है। लैंड हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है। स्टॉक एंड ट्रेड हमारा, स्टॉक एंड ट्रेड की बात हो रही है, करंट एसेट्स। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, हम इसे बहुत बार, अगर ये स्पेयर पार्ट्स जो है ये आप बार बार यूज कर रहे हो, रीयूजेबल है ये, तो इन सच केस हम इसको फिक्स्ड एसेट्स के जैसे यूज करते हैं। और अगर ऐसा है कि आपको हर मंथ इसकी जरूरत पड़ रही है, तो फिर उस केस में ये हमारे लिए करंट एसेट का काम करेगा। फर्नीचर हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स है। व्हीकल्स फिक्स्ड एसेट्स है। कैश एट बैंक करंट एसेट्स है। कैश इन हैंड करंट एसेट्स है। वर्क इन प्रोग्रेस मशीनरी है हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स। प्लांट फिक्स्ड एसेट्स। इस तरीके से सारे एसेट्स की क्लासिफिकेशन हम करेंगे। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। मॉर्गेज लोन नॉन करेंट लाइबिलिटीज, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना ये, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए नॉन करेंट एसेट्स होता है। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट हो गया। पेटेंट नॉन करेंट एसेट्स हो गए। जनरल रिजर्व सरप्लस में हम लिखते हैं इसको, ये क्या है हमारे लिए, शेयर होल्डर्स फंड में आ जाएगा। और 10% डिवेंचर्स हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, दैट इज नॉन करेंट लाइबिलिटीज। यही है, एक बार चेक कर लेना, सारी चीजें बुक में मेंशन्ड है, एक बार चेक कर लेना। सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमने ये देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने 4 कंपोनेंट को पढ़ा था। हमने बैलेंस शीट को कवर कर लिया है पूरी तरीके से, दैट उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें मेजर मेजर चीजें जो हमें पढ़नी थी स्टार्ट के लिए, वो हमने कर लिया है कवर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसका भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है, वो हम फॉर्मेट देखेंगे। और साथ में किस उसमें जो जो हमने कंपोनेंट्स उसमें मेंशन करा हुआ है, उसका मतलब क्या है और वहां तक हम पहुंचते कैसे हैं, उसका मतलब क्या है और उसका यूज क्या है, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। नोट्स टू अकाउंट में ये बस इतना समझ लो कि वो एक एक्सप्लेनेटरी नोट है, तो उसको एक्सप्लेन करना कुछ रहता नहीं है, बस एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। इन द नेक्स्ट चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर एनालिसिस है, जिसके अंदर हम कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे करते हो, इंटरप्रेट कैसे करोगे आप, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एंड फिर चैप्टर थर्ड या चैप्टर फोर्थ से आपका फाइनली जहां से आपका रेशियो स्टार्ट होगा, वहां से आपका ये पूरा सिलेबस स्टार्ट होगा। ओके, ओके गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। See you in next lecture.